उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज ये हमारा 8th लेक्चर रहेगा इस सीरीज से रिलेटेड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए, जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसमें बहुत कुछ, एक तरह से सब कुछ आ जाता है, यानी कि उसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फंक्शंस, नीड, इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये छोटे छोटे 4 सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, यानी कि बेसिक्स से समझेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी को। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और नीड एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इन 4 सब टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है ये आपको पता होना चाहिए। जब हम ब्रांचेज की बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी की मेनली 2 ब्रांच होती है, एक होती है प्योर साइकोलॉजी और दूसरी होती है अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, तो प्योर साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है और अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, उनके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज आएंगी। ठीक है, जब हम प्योर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, किसको स्टडी किया जाता है, जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक घटनाएं हैं उनको स्टडी किया जाता है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग रादर देन एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता, यानी कि इसमें जो भी प्रिंसिपल्स, थ्योरीज होंगी वो आ जाएंगी। जैसे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, मेंटल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है, तो ये जनरल साइकोलॉजी। कॉग्निशन की जब बात करते हैं तो मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन इसमें किया जाता है। सोशल साइकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पारा साइकोलॉजी, ये क्या है, ये प्योर साइकोलॉजी की ब्रांचेज है। जब हम अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करते हैं तो अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब जो प्योर साइकोलॉजी है उसको रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अप्लाई करना। जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो वहां पर साइकोलॉजी को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो होती है अप्लाइड ब्रांच। तो अप्लाइड ब्रांचेज में कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी को एजुकेशन के फील्ड में किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, यानी कि पॉलिटिक्स में साइकोलॉजी को किस तरह से यूज करना है, मिलिट्री में कैसे यूज करना है। ठीक है, जब कोई किसी प्रकार का लीगल इश्यू होता है तो वहां पर साइकोलॉजी को किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकल ब्रांचेज है साइकोलॉजी की। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ब्रांच है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो पता चल गया होगा कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो कौन सी साइकोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है, प्योर साइकोलॉजी की ब्रांच नहीं है, अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ टर्म एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी टर्म है इसका मतलब क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ये जो टर्म है शिक्षा मनोविज्ञान, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, 2 शब्दों की मेल से बना है, एक है एजुकेशन और दूसरा है साइकोलॉजी। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में चेंज किया जाता है, इसमें मॉडिफाई किया जाता है। एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों को हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट, किसी भी तरीके से व्यक्ति के व्यवहार में, बच्चे के व्यवहार में चेंजेस लाए जाते हैं, यानी कि उसके व्यवहार को मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, जब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है। किसमें, साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में क्या किया जाता है, बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। एजुकेशन में क्या किया जाता है, बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करना, टू मॉडिफाई, ताकि उसको मॉडिफाई किया जा सके, उसको चेंज किया जा सके, दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो आई होप कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मीनिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमें पता है कि भी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो उसमें क्या किया जाता है, ह्यूमन लर्निंग और डेवलपमेंट को एजुकेशनल सेटिंग्स में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है साइंटिफिक तरीके से। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब शिक्षा के संदर्भ में साइकोलॉजी को यूज करना, साइकोलॉजी को अप्लाई करना। तो इसमें जो है उन सभी फैक्टर्स को स्टडी किया जाएगा जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कॉग्निटिव फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स,
इसके साथ साथ इसमें और क्या आ जाएगा, यानी कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो भी स्ट्रेटेजीज होंगी, जो भी इंटरवेंशंस होंगी, उनका डेवलपमेंट भी इसमें किया जाता है। देखिए, जब हम मॉडर्न मीनिंग की बात करते हैं एजुकेशन की, यानी कि आधुनिक संदर्भ में जब शिक्षा की बात करते हैं, तो मॉडर्न मीनिंग क्या है एजुकेशन का, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट या हार्मोनियस डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, जिसमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये जो मॉडर्न मीनिंग है ये किस पर डिपेंड करता है, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जब साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तभी इस मॉडर्न मीनिंग को हम गेन कर सकते हैं, यानी कि साइकोलॉजी का अप्लाई करना एजुकेशनल सेटिंग्स में। तो ये था एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब। अब हम कुछ डेफिनेशंस को यहाँ पर देखेंगे। देखिए, कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी है। तो देखिए, स्किनर की अगर हम बात करें तो स्किनर ने जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी को किस तरह से डिफाइन किया है। स्किनर का मानना है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो टीचिंग और लर्निंग को डील करती है। ये किसने डेफिनेशन दी है, स्किनर ने, ठीक है। क्रो और क्रो क्या कहते हैं इस बारे में, उनका क्या मानना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन्स लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। यानी कि क्रो और क्रो का मानना है कि भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो है उन सभी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब और एक्सप्लेन किया जाता है जो कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर ओल्ड एज तक ग्रहण करता है, यानी कि जितने भी वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस एक्वायर करता है वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, ठीक है। उनको एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करना ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है। कॉल्सनिक ने किस तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिफाइन किया है, तो कॉल्सनिक का मानना है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए, वो कहते हैं कि भाई साइकोलॉजी की जो भी थ्योरीज और फाइंडिंग्स है उनको जो है एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई करना ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम बात करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की विशेषताएं कौन कौन सी होंगी, या हम कह सकते हैं नेचर क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है एविडेंस बेस्ड, यानी कि पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच है, क्योंकि इसमें जो भी इंटरवेंशन और स्ट्रेटेजीज यूज की जाती है टीचिंग लर्निंग को इनहेंस करने के लिए वो किस पर आधारित है, साक्ष्यों पर, तथ्यों पर आधारित है। नेक्स्ट है साइंटिफिक। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है साइंटिफिक है। साइंटिफिक का मतलब एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें जो भी मेथड्स यूज किए जाएंगे वो साइंटिफिक रिसर्च मेथड का प्रयोग किया जाएगा, जैसे इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिक एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद है लर्नर सेंटर्ड होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित होती है, यानी कि इसमें जो है लर्नर की जो भी अंडरस्टैंडिंग, नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, उनको ध्यान में रखा जाता है जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, प्रैक्टिकल है, यानी कि इसमें जो भी स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं उनको रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अप्लाई किया जाता है। टीचिंग और लर्निंग के फील्ड में एजुकेशनल सेटिंग्स में साइकोलॉजी को यूज करना, अप्लाई करना, तो ये क्या है, प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट है डायनेमिक। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक डायनेमिक फील्ड है। क्यों है डायनेमिक, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं, जैसे जैसे कुछ ना कुछ रिसर्च कार्य होते हैं, उनकी फाइंडिंग्स आते हैं, नए नए रिसर्च कार्य होते रहते हैं, उसके कारण इस फील्ड में कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। तो ये था नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों की विकास प्रक्रिया और लर्निंग को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स को डिजाइन और डेवलप करने में हेल्प करती है। एप्रोप्रिएट असेसमेंट टूल्स को डेवलप और सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करती है। टीचिंग और लर्निंग की क्वालिटी को इनहेंस किस तरह से किया जा सकता है एजुकेशनल सेटिंग्स में, उसमें हेल्प करती है। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ रिसर्च कार्य इसमें कंडक्ट किए जाते हैं। बच्चों को जो है गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, यानी कि कक्षा में जो है टेक्नोलॉजी का किस तरह से प्रयोग करना है उसको फैसिलिटेट करने में हेल्प करती है, उसको सुगम बनाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको आइडेंटिफाई और एड्रेस करने में हेल्प करती है। डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज टुवर्ड्स लर्निंग, यानी कि बच्चों में जो है लर्निंग के प्रति, अधिगम के प्रति, सीखने के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड और वैल्यूज को डेवलप करती है। प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन द क्लासरूम, यानी कि क्लास में जो है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को किस तरह से प्रमोट करना है, उस चीज को बढ़ाने में, उस चीज में हेल्प करती है।
डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों में इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब हम बात करेंगे नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की आवश्यकता और महत्व क्या है। देखिए मैंने दोनों एक साथ डाल दी, नीड और इंपॉर्टेंस। जब हम नीड की बात करते हैं तो भाई किस फील्ड में उसकी आवश्यकता होगी, यानी कि लर्निंग के फील्ड में होगी, मोटिवेशन के लिए उसकी आवश्यकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। जब हम महत्व की बात करते हैं तो भाई मोटिवेशन में उसका इंपॉर्टेंस है, लर्निंग में है, कॉग्निशन में है, तो सिर्फ लिखने में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, पॉइंट आपके वही सेम रहेंगे। तो नीड और इंपॉर्टेंस की बात करें तो भाई इस फील्ड में आवश्यकता होगी और इसी फील्ड में उसका महत्व भी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टूडेंट्स लर्न, यानी कि बच्चे किस तरह से चीजों को सीखते हैं, तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसकी आवश्यकता भी होगी, ये एक उसका महत्व भी है कि भाई बच्चे किस तरह से समझते हैं चीजों को, किस तरह से सीखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंस भी है और इस फील्ड में उसकी आवश्यकता भी है। तो नीड और इंपॉर्टेंस को हम एक साथ इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है टीचर और एजुकेटर्स की हेल्प करती है कि भाई बच्चे किस तरह से जो है इंफॉर्मेशन को रिटेन और प्रोसेस करते हैं, किस तरह से वो चीजों को सीखते हैं। जब उनको इस चीज का पता चल जाएगा तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज रहेंगी, यानी कि जो अनुदेशन की प्रविधियां रहेंगी या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, उनमें वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उनको वो इम्प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह से बच्चे चीजों को पकड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनमें सुधार किया जा सकता है, यानी कि वो उसी प्रकार की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजाइनिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। देखिए इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है, यानी कि टीचर्स को नॉलेज प्रोवाइड करती है, साथ ही कुछ ऐसे टूल्स भी उनको प्रोवाइड करती है ताकि जो है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज को अच्छे से डिजाइन और इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि बच्चों को लर्निंग प्रोसेस में इंगेज रखा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है इनहेंसिंग स्टूडेंट मोटिवेशन, यानी कि स्टूडेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करना है, ठीक है, मोटिवेशन को किस तरह से बढ़ावा देना है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है कि भाई बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना है। तो अगर उसको पता चल जाएगा कि भाई बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है तो वो अपनी क्लास का एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती है और साथ ही बच्चों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए फोस्टर कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है, ताकि बच्चे खुद मोटिवेट हो, ठीक है। नेक्स्ट है असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि जो बच्चे हैं उन्होंने कितना सीखा उसका असेसमेंट करना, उसका आकलन लगाना। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या प्रोवाइड करती है टीचर्स को, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि बच्चों ने कितना सीखा इसके लिए वो कुछ टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करती है, यानी कि उन टूल्स और टेक्निक्स का यूज करके बच्चों की लर्निंग को असेस किया जा सकता है और साथ ही जो है जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं वो कितनी इफेक्टिव है उनका इवैल्यूएशन करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग इंडिविजुअल नीड्स, यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, जो इंडिविजुअल नीड्स है, उनको आइडेंटिफाई और एड्रेस करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। इसके बाद है मैनेजिंग द क्लासरूम, यानी कि क्लास को मैनेज करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है टीचर्स की हेल्प करती है, ताकि जो है इस तरह की स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी क्लास को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके, जो भी बिहेवियरल चेंजेस है उनको एड्रेस कर सके। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड सपोर्ट। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है काउंसलर्स और एजुकेटर्स को गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है, ताकि बच्चों की वो अच्छे से काउंसलिंग कर सके, उनको सपोर्ट कर सके, किसी भी प्रकार के चैलेंजेस वो फेस करें, चाहे पर्सनल चैलेंजेस हो या एकेडमिक चैलेंजेस हो, तो वहां पर बच्चों की मदद करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है हेल्प करती है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। तो देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है जो नई नई पॉलिसीज होती है एजुकेशन से रिलेटेड, या जैसे करिकुलम डिजाइन है, टीचर ट्रेनिंग है या एजुकेशनल रिफॉर्म्स है, उनसे रिलेटेड नई नई पॉलिसीज को इन्फॉर्म करती है। नेक्स्ट है एडवांसिंग द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो भी रिसर्च और इनोवेशन होता है उसके लिए फाउंडेशन का काम करती है, एक बेस का काम करती है, जिसके द्वारा क्या होता है हर लेवल पर स्टूडेंट्स की हेल्प की जा सकती है, उनके जो भी आउटकम्स है उनको इंप्रूव किया जा सकता है, किसके द्वारा, रिसर्च और इनोवेशंस के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आज की वीडियो में हमने मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस फंक्शंस को डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप क्या होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी का और एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या रेलिवेंस है टीचर्स के लिए, लर्नर्स के लिए और टीचिंग
लर्निंग प्रोसेस के लिए, या यूटिलिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या कुछ फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, जितने भी बच्चे वीडियोस को देखते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे, ठीक है, मोटिवेशन मिलता रहे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है, यानी कि DSSB PRT में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर रहेगा 100 नंबर का, जहां पर आप लोगों से 100 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी, उससे रिलेटेड ये सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। तो आज ये हमारा 9th लेक्चर रहेगा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यानी कि कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और रेलिवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। किस किस के लिए रेलिवेंस की बात करेंगे? टीचर्स के लिए, लर्नर्स के लिए, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या रेलिवेंस, क्या यूटिलिटी रहेगी। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पिछला जो हमारा 8th लेक्चर था, उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। आज की वीडियो में हम ये दो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि देखिए, अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या रहेगा, यानी कि इसका दायरा क्या है, फील्ड हम कह सकते हैं, क्षेत्र क्या है। तो जब हम दायरे की बात करते हैं, स्कोप की बात करते हैं, तो देखिए, स्कोप जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का लिमिटेड नहीं है, बहुत ब्रॉड स्कोप है, फैला हुआ है, एवर ग्रोइंग है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, इनोवेशन होते रहते हैं, जिसके कारण इसके जो फील्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसका जो ये दायरा है ये लिमिटेड है, इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं सब पॉइंट्स को जिनको हम डिस्कस करेंगे उन्हीं में इसका स्कोप है, ठीक है। क्योंकि ये एक फैक्चुअल टॉपिक नहीं है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डाइवर्ज होकर सोचने की जरूरत है। यहाँ पर आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग काम करेगी, ठीक है। मतलब सारा जो खेल है वो टोटली थिंकिंग से रिलेटेड है। वो भी कौन सी थिंकिंग? डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हम कर रहे हैं। तो जब स्कोप की हम बात कर रहे हैं, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो क्या है? एवर ग्रोइंग है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स जो है हम यहाँ पर स्कोप से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। पहले वो एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर 1 बाय 1 बताऊंगी कि किस तरह से इस फील्ड में एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप है, यहाँ पर इस फील्ड में एजुकेशनल साइकोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग एंड कॉग्निशन की। यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है डेवलपमेंट में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, मोटिवेशन में, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस और मेजरमेंट में, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, लर्निंग प्रोसेस में। तो ये क्या है? ये स्कोप से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम कह सकते हैं कि भाई इनमें तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने स्कोप से रिलेटेड लिए हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जब लर्निंग और कॉग्निशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि भाई बच्चे किस तरह से सीखते हैं, इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करते हैं, जैसे उनकी मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर क्या है, इस सारी चीजों पर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च कार्य करते हैं। साथ ही इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो लोगों का कॉग्निटिव प्रोसेस है वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। और कुछ फैक्टर्स जैसे मोटिवेशन हो गया या इमोशन हो गया, यानी कि जो संवेग है या मोटिवेशन है, वो किस तरह से लर्निंग और कॉग्निशन को प्रभावित करते हैं। तो लर्निंग और कॉग्निशन में इस तरह से जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। यानी नेक्स्ट है डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट में एजुकेशनल साइकोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो एग्जामिन करते हैं कि लोग किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, बच्चे किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, टाइम के साथ साथ उनमें किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट किस तरह से बच्चे का हो रहा है। साथ ही वो क्या स्टडी करते हैं कि जो डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेज हैं
वो किस तरह से, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस की जब हम बात करते हैं तो मेनली हम 4 या 5 स्टेजेस पढ़ते हैं डेवलपमेंट की। कौन कौन सी? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। ठीक है, तो ये 4 या 5 स्टेजेस हम मेनली पढ़ते हैं। तो इनमें किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं और ये जो डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हैं ये जो है टीचिंग और लर्निंग को किस तरह से अफेक्ट करती हैं। तो डेवलपमेंट का टॉपिक अपने आप में बहुत ब्रॉड है, यानी कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है डेवलपमेंट और ग्रोथ का। उसकी थ्योरीज जो भी हैं, डोमेन्स की हम बात करते हैं, डिबेट्स की बात करते हैं। तो अगर आप ये डोमेन्स या डिफरेंट स्टेजेस देखना चाहते हैं तो अलग अलग स्टेजेस में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं यानी कि डोमेन्स बिल्कुल अलग अलग मैंने जो है कौन सी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलेंगी, केवीएस की जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेक करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में आप इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है इन्वेस्टिगेट क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो किस तरह से टीचिंग और लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। यानी कि हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, कोई भी दो बच्चे एक दूसरे के समान नहीं होते। उनका आईक्यू लेवल, उनकी पर्सनैलिटी, उनका लर्निंग स्टाइल, हर चीज डिफरेंट होती है। ठीक है, और साथ ही जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो एग्जामिन करते हैं कि भाई ये जो डाइवर्स लर्नर हैं यानी कि जो विविधताओं वाले बच्चे हैं उनको एजुकेशनल सेटिंग्स में किस तरह से अकोमोडेट किया जाए। इन सारी चीजों पर भी वो स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि हर बच्चे के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन देना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो वो सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो डाइवर्स लर्नर्स हैं उनको एजुकेशनल सेटिंग्स में किस तरह से समायोजित कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बाद है मोटिवेशन। देखिए जब मोटिवेशन की बात करते हैं यानी कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा। किस तरह से मोटिवेट करते हैं, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या एक्सप्लोर करते हैं कि भाई मोटिवेशन किस तरह से टीचिंग और लर्निंग को अफेक्ट करती है। तो वो क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा बच्चों को मोटिवेट किया जाए, किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, कौन सी चीज रेलिवेंट है, उनके गोल सेटिंग्स, इन सारी चीजों के बारे में वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। साथ ही क्या करते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज को डेवलप करते हैं ताकि बच्चों में मोटिवेशन को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखिए असेसमेंट यानी कि आकलन और मूल्यांकन में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, डेवलप एंड इवैल्यूएट असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट को डेवलप भी करते हैं और साथ ही जो है किस तरह से असेसमेंट करना है उसको इवैल्यूएट करते हैं ताकि बच्चों की लर्निंग और अचीवमेंट को मेजर किया जा सके। इसके लिए वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो असेसमेंट डाटा है उसको किस तरह से इंप्रूव किया जाए ताकि टीचिंग और लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट। देखिए क्लासरूम मैनेजमेंट में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको कैसे पॉजिटिव तरीके से बनाया जाए। ठीक है, इन सारी चीजों पर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट है टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डेवलप एंड इवैल्यूएट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डेवलप भी करते हैं और साथ ही उसका इवैल्यूएशन भी करते हैं और क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं। यानी कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है टीचर्स का वो इफेक्टिव हो सके, इसके लिए टीचर्स के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज भी बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस और मेजरमेंट में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। यानी कि बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो किस तरह का है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल डिफरेंट होगा, तो इस फील्ड में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि जो गाइडेंस किस तरह से बच्चों को देना है, किस तरह से उनकी काउंसलिंग करनी है, उसकी टेक्निक्स क्या होंगी, तो इन सब चीजों में क्या करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। इसके बाद है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो जब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक्सप्लोर करती है कि भाई जो टेक्नोलॉजी है उसका एजुकेशन के फील्ड में किस तरह से यूज करना है और उसके द्वारा टेक्नोलॉजी के द्वारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको किस तरह से इनहेंस किया जा सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे स्कोप से रिलेटेड। तो देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई जब एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप की बात करते हैं तो वो एक लिमिटेड स्कोप नहीं है, ब्रॉड एरिया है। बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं जहां पर एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। यहाँ पर हमने कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स को लिया है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, रेलिवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। सबसे पहले टीचर्स के बारे में बात करेंगे कि भाई जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका क्या रेलिवेंस है टीचर्स के लिए, टीचर्स की वो किस तरह से हेल्प करती है। यूटिलिटी कह सकते हैं, रेलिवेंस कह सकते हैं, इंपोर्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, टीचर्स के लिए क्या हेल्प करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टूडेंट्स लर्न, यानी कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से समझते हैं, इस चीज को समझना।
किसके लिए जरूरी है? टीचर्स के लिए। जब टीचर्स को ये पता चल जाएगा कि बच्चे जो है किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर रहे हैं, किस तरह से प्रोसेस करते हैं, तो उस चीज के बारे में अगर टीचर को नॉलेज हो जाती है, यानी कि अगर वो उनके कॉग्निटिव प्रोसेस को समझ जाती है, उनका अटेंशन क्या है, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर क्या है, तो इन सब चीजों का अगर टीचर को पता चल जाता है तो टीचर क्या कर सकती है कि भाई जो इंस्ट्रक्शंस वो डिजाइन करेगी वो इफेक्टिव होंगी बहुत ज्यादा। मतलब अगर टीचर को पता चल गया बच्चे के कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में, तो वो जो इंस्ट्रक्शन डिजाइन करेंगी वो उनके लिए इफेक्टिव होंगी। ठीक है, अगर टीचर को बच्चों के बारे में पता ही नहीं है तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन एक नॉर्मल तरीके से डिजाइन करेंगी वो जरूरी नहीं है वो हेल्पफुल हो। ठीक है, तो टीचर को पता होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स को समझने में क्या करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स की हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम ले लें कि भाई वर्किंग मेमोरी की लिमिटेशंस अगर बच्चे की पता चल जाए, उसको अगर वो समझ जाती है, तो टीचर क्या करेगी, बच्चों को ओवरलोड नहीं करेगी, यानी कि उनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से दबाएगी नहीं, बहुत ज्यादा उनको के ऊपर चीजें थोपेगी नहीं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन। देखिए इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंशिएट करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है टीचर्स की। किस तरह से, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को नॉलेज प्रोवाइड करती है अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लर्निंग में। किस तरह से, यानी कि हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, हर बच्चे को एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, जब टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझ आ जाएगा तो वो क्या करेगी, उसको पता चल जाएगा कि भाई हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल, उसकी प्रेफरेंसेस, एबिलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो क्या करेगी कि जो लर्निंग के लिए जो इंस्ट्रक्शंस तैयार करेगी वो उनको डिफरेंशिएट कर सकती है ताकि हर बच्चे की नीड को पूरा किया जा सके। डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शंस के बाद आता है मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स की हेल्प करती है, यानी कि वो टीचर्स को ये नॉलेज प्रोवाइड करती है कि किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना है। ठीक है, यानी कि अगर टीचर्स को ये नॉलेज हो जाए कि भाई मोटिवेशन की थ्योरीज क्या है या स्ट्रेटेजीज क्या है, किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना है, तो वो क्या है, एक लर्निंग का बेहतर इन्वायरमेंट जो है टीचर क्रिएट कर सकती है और बच्चों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए फोस्टर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं उसका आंकलन करना। तो यहाँ पर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स की हेल्प करती है, यानी कि टीचर्स जो है किस तरह से बच्चों को असेस करें, इवैल्यूएट करें। यहाँ पर एक टीचर की हेल्प एजुकेशनल साइकोलॉजी करती है। अगर टीचर को पता चल जाएगा कि भाई असेसमेंट एक ही टाइप का नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनका पर्पस, लिमिटेशंस बिल्कुल अलग होती हैं, क्या होंगी लिमिटेशंस, क्या होंगी पर्पस क्या है, तो ये सारी चीजें अगर टीचर को समझ आ जाता है तो वो क्या कर सकती है कि जो असेसमेंट डाटा है, हर बच्चे का असेसमेंट एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता, असेसमेंट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसका पर्पस क्या है, तो वो क्या कर सकती है कि भाई जो असेसमेंट डाटा है वो यूज करके बच्चों को गाइड कर सकती है, उनको फीडबैक प्रोवाइड कर सकती है, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकती है प्रॉपर तरीके से। इसके बाद है मैनेजिंग क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम को किस तरह से मैनेज करना है। यहाँ पर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को हेल्प करती है कि भी अपनी क्लास को वो किस तरह से इफेक्टिव बना सकती है। अगर टीचर्स को बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, क्लासरूम को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, तो ये सारी चीजें अगर टीचर्स को पता है तो वो अपनी क्लास का एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती है। देखिए ये थे कुछ मेन पॉइंट्स की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो टीचर्स की किस तरह से हेल्प करती है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स की हेल्प करती है। तो कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों के माइंड में है तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और कहां एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स की हेल्प कर सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर लर्नर्स एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या रेलेवेंस है लर्नर्स के लिए और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसका क्या रेलिवेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम लर्नर की बात करते हैं, यानी कि जो शिक्षार्थी है, जो अधिगम करता है, उसकी किस तरह से हेल्प करती है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किस तरह से हेल्प करती है, यानी कि बच्चा जो है, जो लर्नर है, वो अपनी लर्निंग स्टाइल को क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, कहाँ पर उसको इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, इन सारी चीजों के बारे में वो नॉलेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड स्ट्रेटेजीज फॉर लर्नर्स टू डेवलप इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स, मैनेज देयर टाइम एंड स्टे मोटिवेटेड। यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो लर्नर्स को इस तरह की स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी स्टडी हैबिट्स को इफेक्टिव बना सके, अपने टाइम को मैनेज कर सके, यानी कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है, खुद मोटिवेट कैसे रहना है इस चीज के बारे में भी वो नॉलेज प्रोवाइड करती है। इसके बाद किस तरह से हेल्प करती है, यानी कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलपमेंट करने में भी लर्नर की हेल्प करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, अब बात करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका क्या रेलिवेंस है, यानी कि क्या उपयोगिता है, यूटिलिटी हम कह सकते हैं।
तो किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है, डेवलपिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन की स्ट्रेटेजीज हैं वो किस तरह से इफेक्टिव होंगी, उनको डेवलप करने में हेल्प करती है। सेलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एप्रोप्रिएट असेसमेंट टूल्स, यानी कि जो आकलन के उपकरण होंगे, यानी कि जो असेसमेंट टूल्स होंगे उनको सेलेक्ट करने में, इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती है। डिजाइनिंग इंगेजिंग मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, जो अधिगम अनुभव है वो मीनिंगफुल हो, बच्चों को इंगेज रखे, इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिजाइन करने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। तो ये था रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर लर्नर्स एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई ये जो टॉपिक है ये फैक्चुअल टॉपिक नहीं है, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आप एड ऑन कर सकते हैं, आप मतलब समझ सकते हैं, आप अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करके कुछ ना कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि अगली वीडियो में हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके मेथड्स कौन कौन से होंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, कमेंट, क्वेरीज कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे लिए फीडबैक का काम करते हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा 10वां लेक्चर होगा इस सीरीज का, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए बिल्कुल डिटेल में, बहुत ही तसल्ली से मैंने आज का वीडियो बनाया है, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को ये जो मेथड्स हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की बिल्कुल अच्छे से समझ आए। देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज का जो टॉपिक है वो न केवल सिर्फ DSSB-PRT के लिए, बल्कि चाहे आप एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे HTET, CTET या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाती है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहां पर आप लोगों को हर जगह पेडागोजी जो है काफी मार्क्स की देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होंगे, चाहे वो KVS हो, NVS हो, ठीक है, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, वहां पर आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम मेथड्स की बात करेंगे, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके मेथड्स कौन कौन से होंगे। तो देखिए जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है ऑब्जर्वेशनल मेथड्स, जिसको हिंदी में हम कहेंगे अवलोकनात्मक विधियां, और दूसरी होती है एक्सपोजिशन मेथड्स, जिसको कहेंगे विवरणात्मक विधियां, ठीक है। अब ये जो दो मेथड्स हैं इनके अंतर्गत कौन कौन से मेथड्स आएंगे उनका ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। ये आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। जैसे आप लोगों को दे दिया कि केस स्टडी मेथड, वो कौन सा मेथड है, यानी कि तो एक्सपोजिशन है या ऑब्जर्वेशनल है, या कोई एक दो और ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हम डिफरेंस देख रहे हैं वो आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशनल मेथड्स कौन से हैं और एक्सपोजिशन मेथड्स कौन कौन से हैं। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड्स यानी कि अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब आप अवलोकन कर रहे हैं, आप मतलब निरीक्षण कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड्स कौन कौन से हैं, इसमें आपके आ जाएंगे सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जिसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड या अंतर्दर्शन विधि कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसको हिंदी में कहेंगे बहिर्दर्शन विधि, और एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसको कहेंगे प्रयोगात्मक विधि। तो ये कौन से मेथड्स हैं? ये ऑब्जर्वेशनल मेथड्स हैं जिनमें व्यक्ति को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, उसके व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड भी एक ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया जाता है। अब आता है एक्सपोजिशन मेथड्स, यानी कि जो विवरणात्मक विधियां हैं। तो सबसे पहले एक्सपोजिशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक्सपोजिशन का मतलब हिंदी मतलब है विवरण करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या आइडिया या थ्योरी के बारे में बिल्कुल जो भी एक्सप्लेनेशन होती है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव होती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी मेथड्स आ जाएंगी?
केस हिस्ट्री मेथड, डेवलपमेंटल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, साइको एनालिटिकल मेथड, सर्वे मेथड, क्लिनिकल मेथड, साइकोफिजिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, ये 8 विधियां आ जाएंगी। इन सभी मेथड्स को आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशनल मेथड्स, यानी कि ऑब्जर्वेशनल मेथड कौन कौन से हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भाई ऑब्जर्वेशनल मेथड्स, ये 3 मेथड्स हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। इन तीनों को ही हम 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, या इसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी कहा जाता है। हिंदी में हम कहेंगे अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन का मतलब अपने अंदर झांक कर देखना, अपने खुद के दर्शन करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपना खुद का ऑब्जर्वेशन करना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड है। जब हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस किया था तो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल के अंतर्गत हमने देखा था कि विल्हेम वुंड और ईवी टिचनर ने इस मेथड का प्रयोग किया है, यानी कि माइंड की जो संरचना है, मन की जो संरचना है, उसको बेसिकली समझने में इस मेथड का उन्होंने प्रयोग किया था। तो सबसे पुराना मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है? इसमें व्यक्ति जो है खुद अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, यानी कि उसके जो भी थॉट्स होंगे, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस होंगे, उनको वो खुद ऑब्जर्व करता है। तो किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया है, यानी कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? इसके प्रवर्तक हैं ईबी टिचनर, यानी कि एडवर्ड टिचनर के द्वारा ये प्रोपाउंड किया गया है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर की, तो दोनों कौन होंगे? सेम पर्सन होंगे, यानी कि सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेट जो कर रहा है वो भी वही व्यक्ति है, अपने आप को ही ऑब्जर्व कर रहा है। तो सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर क्या है? सेम पर्सन है। अब बात आती है कि भाई ये जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है ये किस तरह से किया जा सकता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं। तो अगर टेक्निक्स की बात करें तो इसमें थिंक अलाउड, प्रोटोकॉल्स, रिट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट और सेल्फ रिपोर्ट का प्रयोग किया जा सकता है। जब हम थिंक अलाउड प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो इसमें जो है व्यक्ति किसी पर्टिकुलर टास्क या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अपने जो थॉट्स, फीलिंग और एक्सपीरियंसेस हैं उनको वर्बलाइज करता है, मौखिक रूप से बताता है। इसके बाद है रिट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, जिसको हिंदी में हम कहेंगे पूर्वव्यापी। ठीक है, पूर्वव्यापी घटना, यानी कि पहले कोई घटना घटित हो चुकी है और सब्जेक्ट यानी कि व्यक्ति को बताया जाता है। सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर दोनों सेम ही पर्सन है, यानी कि इसमें व्यक्ति को कहा जाता है कि जो घटना आपके साथ घटित हुई थी उसके बारे में जो भी कुछ याद है आपको, जो भी आपके थॉट एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप बताइए। ठीक है, तो यानी कि घटना का विवरण करना होता है, जो घटना पहले घटित हो चुकी है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना। नेक्स्ट है सेल्फ रिपोर्ट, यानी कि इसमें व्यक्ति को खुद अपने बारे में, अपने थॉट्स, फीलिंग्स के बारे में, अपने बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है, यानी कि व्यक्ति अपनी खुद की एक रिपोर्ट तैयार करता है। इसके लिए वो सर्वे मेथड या क्वेश्चनियर का प्रयोग कर सकता है। तो ये था सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन या इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसको हिंदी में हम कहेंगे बहिर्दर्शन विधि। तो देखिए, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड वो मेथड होता है जिसमें किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति का एक्सटर्नल बिहेवियर जो होता है, जो दिखाई दे रहा है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, या कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि बाहर से ऑब्जर्व करना किसी चीज को। ठीक है, तो ये वो मेथड होता है जिसमें जो भी ऑब्जर्वेशन या बिहेवियर की जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होती है। यानी कि मान लीजिए कुछ बच्चों को पर्टिकुलर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के दौरान ऑब्जर्व करना है, तो जो भी ऑब्जर्वेशन किया जाएगा वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है इसको किया कैसे जा सकता है, इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसकी मुख्य रूप से 3 टेक्निक्स हो सकती है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, या हम कह सकते हैं इसके टाइप्स, ऑब्जर्वेशन के टाइप्स भी कह सकते हैं और टेक्निक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ये वो ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें किसी भी बच्चे का जो व्यवहार होता है उसको बिल्कुल नेचुरल सेटिंग्स में ऑब्जर्व किया जाता है, किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, किसी प्रकार के कोई चेंजेस, जिस तरह से बच्चा रह रहा है उसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। बच्चे को नहीं पता कि भाई उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, बिल्कुल रियल वर्ल्ड एजुकेशन सेटिंग्स में बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। देखिए, हिंदी में हम इसको कहेंगे संरचित। स्ट्रक्चर्ड का मतलब संरचित अवलोकन। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन या व्यवहार की रिकॉर्डिंग की जाती है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक होती है, यानी कि जो भी क्राइटेरिया या कैटेगरीज रहेंगी वो क्या रहेंगी, प्री डिटरमाइंड होती है, यानी कि पहले से निर्धारित होती है। तो ये कहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर चाहता है कि भाई किसी बच्चे के व्यवहार की किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट को वो स्टडी करना चाहता है, मान लीजिए किसी बच्चे का अटेंशनल फोकस क्या है, या वो किस तरह से इंगेज रहता है, या पार्टिसिपेशन क्या है उसका ग्रुप के लोगों के साथ, तो इन चीजों को इस मतलब किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का प्रयोग कर सकता है कोई भी रिसर्चर, वहां पर वो हेल्प करेगा। इसके बाद है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। देखिए पार्टिसिपेंट का मतलब होता है सहभागी, यानी कि सहभागी। इसका मतलब क्या है कि भाई जो ऑब्जर्वर है, जो रिसर्चर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, किसी ग्रुप या जिसका भी वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उस ग्रुप का वो एक हिस्सा बन जाता है, उसका एक सहभागी बन जाता है, उन लोगों के बीच मिलजुल कर रहता है और साथ में ऑब्जर्वेशन भी वो करता रहता है। ठीक है, तो ये थी टेक्निक्स ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन की। अब थर्ड नंबर पर आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखिए एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, ये एक साइंटिफिक मेथड है, यानी कि प्रयोगात्मक विधि एक साइंटिफिक मेथड है, बिल्कुल मतलब सिस्टमेटिक तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बिल्कुल कंट्रोल्ड सेटिंग में। ये कंडक्ट कब किए जाते हैं, किस चीज को जानने के लिए, यानी कि जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच, वो क्या है, यानी कि कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या रहेगा दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में, तो उसको जानने के लिए ये जनरली कंडक्ट किए जाते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, मेनली दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कुछ मैनिपुलेशन किया जा सकता है, कुछ चेंजेस किया जा सकता है, ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसके प्रभाव को मेजर किया जा सके। ये बेसिकली इसमें किया जाता है। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी कि वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, तो इसके मुख्य रूप से ये 6 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि एक प्रॉब्लम, जो रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर है वो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि भाई इस प्रॉब्लम पर उसको जो है रिसर्च करना है। अब जो प्रॉब्लम उसने ली है उसके बारे में एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करता है, यानी कि हाइपोथेसिस का निर्माण करता है, परिकल्पना बनाता है। परिकल्पना का मतलब जो प्रॉब्लम ली है उसके बारे में वो क्या करता है, उसका एक संभावित उत्तर बना लेता है कि ये इसका एक आंसर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट। अब इस चीज पर वो एक्सपेरिमेंट यानी कि जो प्रयोग करेगा उसका एक प्रारूप या डिजाइन बनाता है कि किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करेगा। अब जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसमें जो हाइपोथेसिस बनाई है उसने, उसको वो टेस्ट करेगा कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे, ट्रू है या फॉल्स, उन रिजल्ट्स को वो एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा, उनका इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन्स निकालेगा रिजल्ट्स के। तो मुख्य रूप से जो है जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है तो ये 6 स्टेप्स यूज किए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, एनालाइज ऑफ रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन्स ऑफ रिजल्ट्स। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। लेकिन इसमें हमने देखा कि जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात की गई है, तो बच्चे ज्यादातर इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको जो है मैं आज बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से क्लियर करूंगी कि भाई ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कितने तरह के वेरिएबल्स जो है एक्सपेरिमेंट करते टाइम आ जाते हैं। ठीक है, कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है भाई, एनी स्टिमुलस और इवेंट विच वेरीज, यानी कि जो वेरी करता है, जो चेंज होता है, जिसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, क्या वो वेरिएबल है। यानी कि जैसे गाड़ी है, कार है, तो क्या कार एक ऑब्जेक्ट है, क्या वो वेरिएबल है? जी नहीं, जो कार है वो ऑब्जेक्ट है, वो वेरिएबल नहीं है। उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि उसका कलर, उसका माइलेज, उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो वेरिएबल्स होंगे। जैसे पेन है तो पेन के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, यानी कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो गुण है वो क्या होंगे, वो वेरिएबल होंगे। ये जो पेन ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल नहीं है। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मुख्य रूप से 4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इन चारों ही तरह के वेरिएबल्स को मैं आप लोगों को आज बिल्कुल डिटेल में विद एग्जांपल्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब, यानी कि भाई जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जिसमें जो रिसर्चर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, वो क्या है, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड है, यानी कि वो किसी चीज पर डिपेंड है, इसलिए उसको
क्या कहा गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं आपको एक मैथमेटिकल एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है y = 3x + 4। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई x की जो भी वैल्यू रख सकते हैं हम, यानी कि उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मान लो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू मैं चेंज कर सकती हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि जिसमें कुछ भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखूं तो ये कितना आ जाएगा, 6 + 4 यानी कि 10। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है। किस पर डिपेंड है, x वेरिएबल पर। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक और एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर करती हूँ। देखिए एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को बताया कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या रहेगा, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच। तो एग्जामिनर क्या करता है, कई बार पूछ लेता है कि भाई जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है तो उसमें जो कॉज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, कंट्रोल है या एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। इसी तरह से वो इफेक्ट के बारे में पूछ सकता है कि भाई जो इफेक्ट है वो किस तरह का वेरिएबल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कॉज है। कॉज का मतलब कारण क्या है, वो बिल्कुल अपने आप में इंडिपेंडेंट है कि भाई आप स्टडी क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, कुछ भी किसी भी तरह का मैनिपुलेशन, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जो इफेक्ट आएगा वो क्या है, इफेक्ट क्या है, जो भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो इफेक्ट है। तो वो किस पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो कॉज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये थे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम बात करेंगे कंट्रोल वेरिएबल। देखिए कंट्रोल वेरिएबल का मतलब जो कंट्रोल में रहते हैं, यानी कि नियंत्रित चर हम हिंदी में कहेंगे। तो ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो थ्रू आउट द स्टडी रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर के कंट्रोल में रहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कंट्रोल वेरिएबल होता क्या है। देखिए एग्जाम्पल से क्या होता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, डज रेड लाइट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। क्या रेड लाइट प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है, मतलब ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल वेरिएबल क्या होंगे। तो देखिए क्या है, लाइट का कलर क्या है भाई, कोई भी हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि किस कलर की होगी लाइट, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इस लाइट के कलर पर क्या डिपेंड करता है, प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है, प्लांट की हाइट डिपेंड करती है। तो प्लांट की हाइट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब कंट्रोल वेरिएबल यहाँ इस सिचुएशन में क्या हो सकते हैं, यानी कि जो रिसर्चर होगा वो किस किस को कंट्रोल कर सकता है। तो भाई वो मिट्टी कैसी लेगा, पानी कितना डालेगा, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि कितनी देर धूप में रखेगा, नहीं रखेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है रिसर्चर के कंट्रोल में है। तो ये क्या है, ये कंट्रोल वेरिएबल है। क्या क्या, जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गया, टेम्परेचर हो गया, डे और नाइट का टाइम हो गया। तो ये क्या है, ये कंट्रोल वेरिएबल है। इसके बाद है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। देखिए एक्सट्रेनियस का मतलब होता है बाह्य। ठीक है, बाह्य चर क्या होते हैं, तो ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जो स्टडी का आउटकम आएगा, जो रिजल्ट्स आते हैं उनको ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिसर्चर होता है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन न चाहते हुए भी कभी कभी इस तरह के वेरिएबल उसकी स्टडी में आ जाते हैं। और ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं इनको कंफाउंडिंग वेरिएबल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो स्टडी के रिजल्ट्स होंगे, जब उनको इंटरप्रेट किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, तो ये वहां पर कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए कभी कभी इनको कंफाउंडिंग वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये किस तरह से कंफ्यूजन पैदा करते हैं या एक्सट्रेनियस वेरिएबल, मतलब कैसे हम इसको समझें। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया कि भाई कोई रिसर्चर है, वो न्यू मेडिकेशन का प्रभाव देखना चाहता है ब्लड प्रेशर पर, यानी कि एक नई दवाई का प्रभाव ब्लड प्रेशर पर देखना चाहता है। ठीक है, तो किसी पर्सन पर वो स्टडी कर रहा है। अब यहाँ पर जो न्यू मेडिकेशन है, यानी कि ये जो नई दवाई है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, मतलब ब्लड प्रेशर, किस पर प्रभाव देखना चाहता है, ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट देखना चाहता है, तो इफेक्ट क्या है, ब्लड प्रेशर। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल न्यू मेडिकेशन है और डिपेंडेंट वेरिएबल ब्लड प्रेशर है। अब जिस पर वो स्टडी कर रहा है वो व्यक्ति ब्लड प्रेशर के लिए कोई दूसरी दवाई भी यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दूसरी दवाई है ये क्या है, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। अब ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है ये कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, यानी कि जो रिसर्चर है जब उस अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेगा, उनकी व्याख्या करेगा, तो वहां पर वो ये डिटरमाइन नहीं कर पाएगा
कि ब्लड प्रेशर में जो प्रभाव देखा गया है वो न्यू मेडिकेशन के कारण है, यानी कि नई दवाई के कारण है, या जो पार्टिसिपेंट पहले से दवाई ले रहा था उसके कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जो स्टडी के रिजल्ट्स होंगे वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो देखिए ये जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है ये एक तरह के एक्सट्रेनियस वेरिएबल ही होते हैं। ठीक है, यानी कि कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं किसके बीच, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। तो ये किससे एसोसिएट है, यानी कि ये दोनों को प्रभावित करता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल था वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट को प्रभावित करता है। जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है वो दोनों के बीच पैदा हो रहा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच। लेकिन जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है वो टोटली किससे इन्फ्लुएंस है, डिपेंडेंट वेरिएबल से। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एक्सट्रेनियस वेरिएबल किसको प्रभावित करता है, यानी कि जो रिजल्ट्स आएंगे उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स से एसोसिएट। तो दोस्तों ये था एक्सपेरिमेंटल मेथड, बिल्कुल डिटेल में हमने इसको किया है। साथ ही इससे रिलेटेड जो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट था, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की भी बात हमने की, बिल्कुल डिटेल में मैंने चारों तरह के वेरिएबल्स को आपको समझाया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप बात करेंगे एक्सपोजिशन मेथड्स की। देखिए हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के जब मेथड्स की हम बात कर रहे हैं तो दो तरह के हैं, एक है ऑब्जर्वेशनल और दूसरा है एक्सपोजिशन मेथड। जब ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो इन तीनों मेथड्स को हमने बिल्कुल डिटेल में कर लिया है, इंट्रोस्पेक्शन, एक्सट्रोस्पेक्शन और एक्सपेरिमेंटल। अब हम एक्सपोजिशन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब हम एक्सपोजिशन मेथड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 8 मेथड्स को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, ये 8 मेथड्स हैं, इनको हम वन बाय वन बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे केस हिस्ट्री मेथड की, यानी कि जीवन इतिहास विधि, इसको हम हिंदी में कहेंगे। केस हिस्ट्री मेथड क्या है, तो ये जो है एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें बिल्कुल डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। किसका किया जाता है, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो या कोई सिचुएशन। देखिए ये जो केस स्टडी मेथड है कॉमनली यूज कब किया जाता है, मतलब जब बिल्कुल रियल सिचुएशंस होती है वहां पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। बिल्कुल रियल सिचुएशंस में इसका यूज किया जा सकता है। ये जो मेथड है इसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से सोर्सेज से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू लेकर, ऑब्जर्वेशन या डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डेप्थ में इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है किसी पर्टिकुलर केस के बारे में। और इसमें जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, दोनों तरह के रिसर्च अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये डिपेंड करेगा कि भाई प्रॉब्लम किस तरह की है। ठीक है, जैसे किसी को कोई लंबी बीमारी है तो वहां पर क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच का प्रयोग किया जाएगा, या किसी मतलब क्वांटिटेटिव से रिलेटेड यहाँ जहां पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत है तो वहां पर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के मेथड्स, दोनों तरह के अप्रोचेज का प्रयोग इसमें किया जाता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम किस तरह की है। केस हिस्ट्री मेथड के बाद अब हम बात करेंगे डेवलपमेंटल मेथड की। देखिए इसको जेनेटिक मेथड भी कहा जाता है, यानी कि विकासात्मक विधि से आप क्या समझते हैं। तो डेवलपमेंटल मेथड जो है एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें किसी भी बच्चे के बिहेवियर, नॉलेज और स्किल्स को स्टडी किया जाता है कि उसमें किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये जो मेथड है किस चीज का अध्ययन करता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि बच्चों का किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक, यानी कि शैशव अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक वो किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, किस तरह के चेंजेस उनमें देखने को मिलते हैं। तो डेवलपमेंटल मेथड के बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब 5-6 टाइप्स इसके हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम 2 टाइप्स को देखते हैं। 2 टाइप्स की बात हम करते हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज और दूसरा है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज को हम हिंदी में कहते हैं अनुधैर्य। ठीक है, अनुधैर्य इसको कहा जाता है, या लंबवत अध्ययन भी हम इसको कहते हैं। और क्रॉस सेक्शनल को हिंदी में हम कहेंगे अनुवर्ती। ठीक है, अनुवर्ती शब्द इसके लिए यूज किया जाता है क्रॉस सेक्शनल के लिए। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में क्या होता है, यानी कि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो एक ही इंडिविजुअल के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा हुआ, उससे जब तक वो मतलब प्रौढ़ नहीं हो जाता, बूढ़ा नहीं हो जाता, तब तक उसी के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है। एक ही इंडिविजुअल के बारे में सालों साल डाटा कलेक्ट किया जाता है। ओके, मान लीजिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि जो रिसर्चर है वो ये देखना चाहता है कि भाई बच्चों में सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है प्री स्कूल से लेके एडल्सेंस तक, यानी कि जब वो इन्फेंसी स्टेज में था
तब उसमें किस तरह की सोशल स्किल्स थी, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब किस तरह की सोशल स्किल्स थी, और जब वो एडल्सेंस में आता है यानी कि किशोरावस्था में आता है तब उसमें किस तरह की सोशल स्किल्स होती हैं। तो वो एक ही बच्चे पर स्टडी की जा रही है, ठीक है, अलग अलग बच्चों का ग्रुप नहीं है, एक ही बच्चे पर ये अध्ययन किए जा रहे हैं सालों साल। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की अगर हम बात करें तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो किसी एक इंडिविजुअल से कलेक्ट नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, अलग अलग ग्रुप से डाटा कलेक्ट करते हैं लेकिन एक ही टाइम पीरियड पर करते हैं, यानी कि एक ही समय पर अलग अलग ग्रुप से डाटा कलेक्ट करना। यानी कि मान लीजिए 3 या 4 ग्रुप बना लिए, उन ग्रुप से जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल के बारे में डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता, एक ही समय में अलग अलग ग्रुप से डाटा कलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई इन्वेस्टिगेटर है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, वो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कि भाई बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें क्या डिफरेंसेस है, अलग अलग डिफरेंट एज में किस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो वो क्या क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में क्या करेगा, जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, अलग अलग ग्रुप बना लेगा। मान लीजिए एक ग्रुप उसने 2 से 5 साल के बच्चों का बनाया, दूसरा ग्रुप 5 से 10 साल के बच्चों का, तीसरा 10 से 15 साल के बच्चों का, 15 से 20 साल के बच्चों का, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप जैसे उसने बना लिए। अब इन चारों ग्रुप्स को वो स्टडी करता है एट द सेम टाइम, ठीक है। अब वो जो इन 4 ग्रुप्स के जो रिजल्ट्स आएंगे उनको वो कंपेयर करता है और उसके बाद जो डेवलपमेंटल ट्रेंड्स उसको देखने को मिलता है कि भाई 2 से 5 साल के बच्चों का कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रहा है, 5 से 10 साल का जो बच्चे हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। तो फिर वो कंपेयर करते हैं, उसके बाद जो डेवलपमेंटल ट्रेंड होता है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई होप कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है उसमें एक ही इंडिविजुअल के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में अलग अलग ग्रुप से डाटा कलेक्ट किया जाता है एट द सेम टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव मेथड की। देखिए कंपैरेटिव मेथड का मतलब तुलनात्मक विधि, जिसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन किसका करते हैं, कोई 2 बच्चे हो सकते हैं, कोई 2 ग्रुप हो सकते हैं, 2 सोसाइटीज हो सकती हैं, 2 कल्चर हो सकते हैं। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो किस चीजों को देखते हैं, या तो सिमिलरिटीज की बात करते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस है। कंपैरिजन करते टाइम हम यही तो देखते हैं कि भाई समानताएं क्या है और अंतर क्या है उनमें, ठीक है। तो कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग एजुकेशनल साइकोलॉजी में किसको स्टडी करने के लिए किया जाता है, यानी कि 2 कल्चर या 2 सोसाइटीज के बीच जो किस तरह की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं, उनके बिलीफ सिस्टम किस तरह का है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस किस तरह की है, उनका आउटकम क्या रहेगा। तो इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो डाटा को कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है वो सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, भाई ऑब्जर्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं, सर्वे मेथड या स्टैंडर्डाइज असेसमेंट का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें जो डाटा होता है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्योंकि हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। कंपैरेटिव मेथड के बाद है साइको एनालिटिक मेथड। देखिए साइको एनालिटिक मेथड को हम हिंदी में कहेंगे मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि का नाम आते ही हमें किसका नाम ध्यान में आता है, सिगमंड फ्रॉइड का। तो ये किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा डेवलप की गई है, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। अब जो ये मेथड है साइको एनालिटिक मेथड किस चीज पर फोकस करता है कि भाई जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि हमारा जो अचेतन मन है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। उनका मानना है, किनका मानना है, सिगमंड फ्रॉइड का मानना है कि हमारे जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हमारी पर्सनैलिटी और हमारे बिहेवियर को शेप देते हैं। यानी कि बचपन में हमारी कुछ इच्छाएं थी जो दब गई थी, जिनको हम पूरा नहीं कर पाए थे, वो जो है उभर कर आती है, वो हमारी पर्सनैलिटी और हमारे व्यवहार में झलकती हैं, ठीक है। तो साइको एनालिटिक मेथड की जो है कुछ विधियां हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग्स को अनकवर किया जा सकता है, यानी कि समझा जा सकता है। तो कौन कौन सी है, फ्री एसोसिएशन टेक्निक हो गई एक तो, ठीक है, ड्रीम एनालिसिस या अदर टेक्निक्स भी हो सकती हैं जो कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। मैंने आप लोगों को पर्सनैलिटी और थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की जो प्लेलिस्ट है वहां पर ये टॉपिक साइको एनालिटिक थ्योरी का जो टॉपिक रहेगा बिल्कुल डिटेल में मिलेगा। साथ ही मेथड्स भी मैंने वहां पर करवाए हुए हैं, मतलब पर्सनैलिटी और थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी से रिलेटेड 15-16 वीडियोज हैं, बिल्कुल डिटेल में है, ठीक है। तो ये आप वहां पर अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो जो साइको एनालिटिक मेथड है उसकी टेक्निक कौन कौन सी हो सकती है, यानी कि मुक्त साहचर्य विधि इसको हम कहेंगे, या सौपन विश्लेषण विधि, या दूसरी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी हो सकते हैं जिसके द्वारा अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग को अनकवर किया जा सकता है या समझा जा सकता है। और इस मेथड का प्रयोग यानी कि किस तरह की स्टडीज के लिए किया जाता है, जैसे पर्सनैलिटी, इमोशनल डेवलपमेंट या मोटिवेशन को अध्ययन करने के लिए इसका मेनली प्रयोग किया जाता है। जब हम फ्रॉइड की बात कर रहे हैं तो ईड ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट ना ये तो हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने जो है ईड ईगो और सुपर ईगो की बात की है।
तो ईड क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, ईगो क्या होता है, ये बिल्कुल डिटेल में मैंने साइको एनालिटिक थ्योरी जो पर्सनालिटी की है उसमें बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ पर फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। ईड का मतलब यानी कि हमारी जो आंतरिक प्रवृत्तियां होती है उसकी बात है। ईड एक तरह से डेविल की तरह होता है, यानी कि आई वांट दिस, मुझे जो चाहिए, चाहे बाय हुक एंड क्रूक, किसी भी तरह से अच्छे या गलत तरीके से जो चीज उसको चाहिए होती है बिल्कुल लेनी है, ठीक है। ईड ये कहता है। सुपर ईगो क्या कहता है, दिस इज नॉट द वे टू गेट इट, यानी कि ये सही रास्ता नहीं है इस चीज को प्राप्त करने का, वो बिल्कुल टोटली मोरालिटी के प्रिंसिपल पर बेस है। लेकिन ईगो क्या करता है, लेट्स वर्क ऑन इट, यानी कि वो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है, एक रियलिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है। वो क्या कहता है, थोड़ा सा को झुका देता है, थोड़ा सा सुपर ईगो को, यानी कि दोनों के बीच क्या करता है, बैलेंस क्रिएट करता है कि भी थोड़ा सा तुम एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा तुम कर लो। साइको एनालिटिक मेथड के बाद हम बात करेंगे सर्वे मेथड। इसको हिंदी में हम कहेंगे सर्वेक्षण विधि, यानी कि जहां पर भी सर्वे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्वे का मतलब यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के ओपिनियन या बिहेवियर को स्टडी करना, ठीक है। तो इसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो सैंपल लिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई जो सैंपल लिया है वो जो है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जहां पर भी आप सर्वे कर रहे हैं वो उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए। उसके बाद उस सैंपल से जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो आप कैसे करेंगे, इसके लिए स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनियर और इंटरव्यू का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा का प्रयोग किया जाता है। किसको अध्ययन करता है, एटीट्यूड्स, बिलीफ, बिहेवियर या एक्सपीरियंसेस को अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं हम सर्वे, तो आजकल तो ऑनलाइन सर्वे किए जाते हैं, फोन पर सर्वे होता है, ईमेल के द्वारा या इन पर्सन या व्यक्तिगत तौर पर भी सर्वे किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सर्वे मेथड क्या है, एक वैल्यूएबल रिसर्च अप्रोच है किस तरह का डाटा कलेक्ट करने के लिए, जिसमें हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। साथ ही रिसर्चर को इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी अवेयर रहना चाहिए। तो ये मेथड जो है पॉपुलर कहाँ है, यानी कि कहाँ पर इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है, सोशल साइंसेस में, या मार्केटिंग रिसर्च करना हो या मार्केट एनालिसिस करना हो तो वहां पर इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है क्लिनिकल मेथड। देखिए हिंदी में हम इसको कहेंगे नैदानिक विधि। तो ये जो क्लिनिकल मेथड है ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल की किसी प्रकार का कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज की प्रॉब्लम है तो उस चीज को डायग्नोज, असेस और ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कोई मानसिक विकार है या कोई अधिगम संबंधी जो है अक्षमता है तो उस चीज को अध्ययन किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो जो है उस इंडिविजुअल का क्या इश्यू है उसको समझने के लिए उसके साथ इंटरव्यू कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या साइकोलॉजिकल असेसमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक आकलन का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए जो क्लिनिकल मेथड है वो एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान को डेवलप करता है, यानी कि ये पर्सनलाइज्ड होता है, व्यक्तिगत तौर पर होता है, किसी इंडिविजुअल की जो स्पेसिफिक नीड्स होती है उन पर इसमें फोकस किया जाता है। ये एक ऐसा मेथड है जो दूसरे रिसर्च मेथड्स में भी हेल्प करता है, जैसे केस स्टडीज या सर्वे जब करते हैं तो वहां पर भी ये मेथड हेल्प करता है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या है, ये एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच है जो ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत अप्रोच है जो किसी भी व्यक्ति के मतलब बिल्कुल पूरा का पूरा ध्यान उस पर फोकस किया जाता है, उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। लिमिटेशन की बात करें तो क्या हो सकता है भाई, डिफिकल्टीज आ सकती हैं, यानी कि जो फाइंडिंग्स होंगी उनको जनरलाइज करने में डिफिकल्टीज हो सकती हैं, ठीक है। क्लिनिकल मेथड के बाद हम बात करेंगे साइकोफिजिकल मेथड की। देखिए दो शब्दों के मेल से बना है, साइको का मतलब होता है माइंड और फिजिकल का मतलब होता है हमारा शरीर, यानी कि मनोभौतिक विधि इसको हम हिंदी में कहेंगे। ये जो मनोभौतिक विधि है ये किस चीज को एग्जामिन करती है, इसमें किस चीज को मतलब स्टडी किया जाता है, तो इसमें जो है हमारी जो फिजिकल रिस्पॉन्सेस और मेंटल प्रोसेसेस के बीच किस तरह का रिलेशनशिप होगा उसको एग्जामिन किया जाता है। अब उसको एग्जामिन करने के लिए टेक्निक्स कौन सी यूज कर सकते हैं, बायोफीडबैक टेक्निक हो गया। जैसे बायोफीडबैक टेक्निक होती क्या है, तो इसमें क्या होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सेस को मेजर किया जाता है, जैसे हार्ट रेट या मसल टेंशन या साइकोलॉजिकल स्टेट किसी व्यक्ति की क्या होगी उसको मेजर किया जाता है। अब इस मेथड का प्रयोग जो है कैसे किया जाता है, यानी कि हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो फिजिकल रिस्पॉन्सेस को किस तरह से कंट्रोल करती है उस चीज को इसमें सिखाया जाता है, यानी कि जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो किस तरह से फिजिकल रिस्पॉन्सेस, जैसे किसी व्यक्ति को अगर एंजाइटी की प्रॉब्लम है या स्ट्रेस है या कोई दूसरा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो जो ये फिजिकल रिस्पॉन्सेस हैं इनको किस तरह से कंट्रोल करना है उस चीज को इसमें सिखाया जाता है। अब एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग ज्यादातर कौन से फील्ड में किया जाता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में किया जाता है, जहां पर फिजिकल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। तो ये जो साइकोफिजिकल मेथड है ये मेनली किस बात पर फोकस करता है कि भाई व्यक्ति की जो शारीरिक क्रियाएं हैं और जो मानसिक प्रक्रिया है उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है वो
दोनों किस तरह से कार्य करती है उस चीज पर इसमें फोकस किया जाता है। इसके बाद है स्टैटिस्टिकल मेथड यानी कि सांख्यिकीय विधि। तो ये सांख्यिकीय विधि क्या होती है? देखिए, स्टैटिस्टिकल मेथड्स वो टेक्निक्स होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, यानी कि डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन्स ड्रॉ आउट करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में। यानी कि ये ऐसी विधि है जिसके द्वारा डाटा को एनालाइज इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सांख्यिकी की अलग अलग विधियां हैं। तो मेनली जो है एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का प्रयोग करते हैं जहां पर हम मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, और दूसरी है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक, इसको हम हिंदी में कहेंगे अनुमानात्मक सांख्यिकी। यानी कि इसका प्रयोग कब किया जाता है, यानी कि जब जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा लार्ज होती है, बड़ी होती है, तब इन्फेरेंसेस लगाने के लिए इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरे स्टैटिस्टिकल मेथड हैं जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, या अनोवा हो गया, या फैक्टर एनालिसिस, या टी टेस्ट, या chi-square टेस्ट। इनका प्रयोग भी अलग अलग फील्ड में किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आई होप कि आपको दोनों तरह के मेथड्स और उनके अंतर्गत आने वाली विधियां कौन कौन सी है वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो ये उसी सीरीज का आज हमारा 11th लेक्चर रहेगा, और आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखिए, किसके संदर्भ में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो हमने अभी रिसेंटली एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक पढ़ा है। बिल्कुल डिटेल में हमने क्या क्या पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मेथड्स, फंक्शंस, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये सारे सब टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक हमने किया है उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर? देखिए, व्यवहार का अध्ययन करने का सबसे ओल्डेस्ट मेथड, सबसे पुराना मेथड कौन सा है इनमें से? फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, या इंट्रोस्पेक्शन। तो देखिए, अभी रिसेंटली हमने किए थे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो उसमें हमने पहला ही मेथड, ऑब्जर्वेशनल जो मेथड थे, उसमें हमने पहला ही मेथड क्या था? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो कौन सा होगा? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। हिंदी में हम कहेंगे अंतर्दर्शन विधि, यानी कि अपने खुद के दर्शन करना, अपने अंदर झांक कर देखना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना। किसके द्वारा ये दिया गया है? एडवर्ड टिचनर के द्वारा, जो कि विल्हम वुंड के शिष्य थे। स्ट्रक्चरलिज्म में इसकी हम बात करते हैं, यानी कि जो संरचनावाद है उसमें इस मेथड का प्रयोग किया गया है, जो पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन? देखिए, कॉग्निशन का क्या मतलब है? कॉग्निशन को हिंदी में हम क्या कहेंगे? संज्ञान। ठीक है, कॉग्निशन का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, एक्ट ऑफ वर्किंग, और बोथ बी और सी। तो क्या होता है कॉग्निशन का मतलब? जैसे जीन प्याजे की थ्योरी में भी मैंने कॉग्निटिव प्रोसेस की बात की है। कॉग्निटिव थ्योरी जो हमने इवोल्यूशन किया था साइकोलॉजी का, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, यानी कि हम किसी चीज को किस तरह से परसीव करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which method of educational psychology involves conducting an in-depth investigation of a single individual, group or situation? यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के किस मेथड में किसी सिंगल इंडिविजुअल, ग्रुप या सिचुएशन का डेप्थ में स्टडी किया जाता है, यानी कि गहन अध्ययन किया जाता है? वो कौन सा एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक मेथड है? सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, या केस स्टडी रिसर्च। तो किसमें हम डेप्थ में स्टडी करते हैं? केस स्टडी, यानी कि जब किसी व्यक्ति की या किसी सिचुएशन की या किसी ग्रुप की केस स्टडी की जाती है तो वहां पर
डेप्थ में जाकर सिचुएशन को स्टडी किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? केस स्टडी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स मेजरिंग टू और मोर वेरिएबल्स टू डिटरमाइन इफ दे आर रिलेटेड। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो कौन सा मेथड है जिसमें हम दो या दो से अधिक चरों के बीच सह संबंध को ज्ञात करते हैं, यानी कि जब दो या दो से अधिक वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तब कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सह संबंध को ज्ञात करने के लिए, रिलेशन को ज्ञात करने के लिए किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो देखिए रिलेशन को ज्ञात करने के लिए यानी कि सह संबंध को ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कोरिलेशनल रिसर्च, यानी कि सह संबंधात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। और ये कौन सी विधि है? एक्सपोजिशन मेथड की एक टाइप है, ठीक है, जो कि मैं अभी रिसेंटली करवा चुकी हूँ। हालांकि कोरिलेशन को मैंने वहां पर इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यानी कि इस विधि में क्या होता है, दो या दो से अधिक चरों के बीच सह संबंध को ज्ञात किया जाता है। ये जो कोरिलेशन मेथड है इसमें यानी कि तीन तरह का कोरिलेशन हम ज्यादातर देखते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव और एक जीरो। पॉजिटिव यानी कि दो या दो से अधिक चरों के बीच जब पॉजिटिव सह संबंध होता है, नेगेटिव का मतलब जब नेगेटिव सह संबंध होता है या दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच कोई संबंध नहीं होता, तो वहां हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a method of educational psychology? देखिए कौन सा एक एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेथड नहीं है? तो मेथड सभी हमने किए हैं, आप लोग बिल्कुल क्विकली आंसर करेंगे। सर्वे रिसर्च, केस स्टडीज, कोरिलेशनल रिसर्च या टेक्सोनॉमी रिसर्च। तो कौन सा नहीं है? देखिए टेक्सोनॉमी नहीं है। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण, ठीक है। तो ये जो सर्वे है, केस स्टडी है, कोरिलेशनल मेथड, ये सारे किसकी मेथड है? एजुकेशनल साइकोलॉजी की। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स? देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो कौन सा मेथड है जिसमें व्यक्ति या किसी बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है बिल्कुल नेचुरल सेटिंग्स में, बिना किसी मैनिपुलेशन के लिए, यानी कि किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता। तो कौन सा मेथड है? सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होगा, यानी कि बिल्कुल नेचुरल सेटिंग्स में किसी भी बच्चे, किसी व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Educational psychology is that branch of psychology which deals with teaching and learning। देखिए ये एक डेफिनेशन दी गई है, एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है कि भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो टीचिंग और लर्निंग को डील करती है। और ये जो डेफिनेशन है ये मैंने आप लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी का जब हमने कॉन्सेप्ट किया था तो उसमें आप लोगों को करवाई थी, ठीक है। तो किसके द्वारा कही गई है? ये बात स्किनर के द्वारा कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। देखिए टीचर्स के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या शैक्षिक निहितार्थ है, क्या इम्प्लीकेशन रहेगा? अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स, अप्लाई द रूल्स ऑफ साइंस इन क्लास, सोल्व द स्कूल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, करेक्ट हिज हर ओन मिसकंसेप्शन अबाउट द यूनिवर्स। तो टीचर्स के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी किस तरह से हेल्पफुल होती है ये मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, आप पहले उस वीडियो को देखिएगा। वो हमने किया है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और रेलिवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स, लर्नर्स एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो जब हम टीचर्स की बात करते हैं तो वहां पर मैंने पहला ही पॉइंट डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका आंसर नहीं दे रही, आप वो वीडियो देखकर मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश सिचुएटेड? देखिए उत्तर प्रदेश का साइकोलॉजी का जो ब्यूरो है वो कहाँ पर है? यूपी में लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या वाराणसी। तो देखिए ये ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। देखिए ये इलाहाबाद में सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। कब बनाया गया था? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 1947 में तैयार किया गया था। किसकी रिकमेंडेशन पर किया गया था? आचार्य नरेंद्र देव कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। इसका मोटिव क्या था? टू प्रोवाइड एजुकेशनल गाइडेंस टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, यानी कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये इसका मोटो था, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not related to the nature of educational psychology? देखिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के नेचर से रिलेटेड नहीं है, या हम कह सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल साइंस, इट इज अ सोशल साइंस, इट इज अ पॉजिटिव साइंस, इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस। तो कौन सी एक स्टेटमेंट जो है गलत है? तो ये क्या नहीं है? नॉर्मेटिव साइंस नहीं है।
क्योंकि जो नॉर्मेटिव साइंस होती है वो लॉजिकल, इथिकल, इस तरह के इथिकल फैक्ट्स पर डिपेंड करती है जिसमें ought to be, नॉर्मेटिव का मतलब ought to be, ये होना चाहिए, इस तरह की फैक्ट्स पर ये डिपेंड करती है। जबकि जो पॉजिटिव साइंस होती है वो क्या करती है, वो किस चीज पर फोकस करती है, यानी कि जो जैसा है उसको ऐसे का ऐसा स्टडी करना। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द चाइल्ड्स बिहेवियर एज इट इज। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो बच्चे का बिहेवियर है उसको एज इट इज स्टडी किया जाता है, नॉट एज इट ought टू बी, यानी कि ये ऐसा होना चाहिए, इस तरह की बात इसमें नहीं होती। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब ought टू बी, ये होना चाहिए, जबकि पॉजिटिव साइंस क्या होती है, जो जैसा है उसको एज इट इज अध्ययन करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following methods is considered the most scientific and objective method of studying behavior? देखिए इनमें से कौन सा जो मेथड है वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड है व्यवहार को स्टडी करने का। ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड या केस स्टडी मेथड। तो देखिए जब साइंटिफिक मेथड की बात आ गई तो वो क्या है, एक्सपेरिमेंट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Psychology is the science of behavior and it is intimately related to education because it brings changes in the childs। ठीक है, ऑफ आ ये नहीं आएगा यहाँ पर, यानी कि साइकोलॉजी क्या है, व्यवहार का साइंस है, व्यवहार का विज्ञान है और ये एजुकेशन से भी रिलेटेड है। बिकॉज क्यों रिलेटेड है, ये चेंजेस लाती है बच्चे के, किसमें चेंजेस लाती है, कॉन्शियसनेस, सोल, माइंड या बिहेवियर। तो कॉन्शियसनेस यानी कि उसकी चेतना में, आत्मा में या मन में या बिहेवियर में। तो किसमें, किसका अध्ययन करते हैं हम साइकोलॉजी में, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, बिहेवियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the main propounder of functionalism? देखिए फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद के प्रोपाउंडर, प्रवर्तक हम कह सकते हैं, फादर, जनक कौन थे, किसके द्वारा ये जो विधि है, ये जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है फंक्शनलिज्म, किसके द्वारा दिया गया है, विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन, क्लार्क हल या एडवर्ड टॉलमन। तो किसके द्वारा बात की गई है फंक्शनलिज्म की, विलियम जेम्स। और किसके अगेंस्ट में आया था, स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का जो वीडियो कराया था उसमें ये सारे स्कूल्स जो है यानी कि मनोविज्ञान के जितने भी संप्रदाय हैं उनको बिल्कुल डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अ साइंस हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है, प्योर या अप्लाइड? तो अप्लाइड ब्रांच है। साइकोलॉजी एज अ साइंस, साइंस की तरह ही है। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के फादर किसको कहा जाता है? ऑप्शंस है बोरिंग, हल, वुंड या टॉलमैन। तो किसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर? वुंड, विल्हेम वुंड, जिन्होंने जो है पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी जर्मनी में। जर्मन स्कॉलर थे ये, और कौन सी जगह पर, जर्मनी में लिप्जिंग नामक जगह पर। कौन से सन में? 1879 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी माइट बी एक्सपेक्टेड टू मेक टुवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशन लाइज इन द एरिया ऑफ। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या मेजर कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है जब हम आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या मेजर कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मेजर कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट है अ क्लैरिफिकेशन ऑफ द गोल्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि जो आधुनिक शिक्षा है उसके जो गोल्स हैं उनका क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण देना, क्या ये एक मेजर गोल है एजुकेशनल साइकोलॉजी का? नेक्स्ट है री-इवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेसिविज्म, यानी कि जो प्रोग्रेसिविज्म का मतलब जो प्रगतिवाद है उसके जो प्रिंसिपल्स है उनको री-इवोल्यूट करना, क्या ये एक मेजर गोल है? नेक्स्ट है रिकंसिडरेशन ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू पीपल ग्रोथ। देखिए यानी कि जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं यानी कि जो शैक्षिक अनुभव है उनको रिकंसीडर करना ताकि बच्चों की ग्रोथ में उसका कंट्रीब्यूशन हो सके। नेक्स्ट है अ रिफाइनमेंट ऑफ द रिसर्च टेक्निक्स थ्रू विच एजुकेशनल प्रॉब्लम्स माइट बी सोल्व, या जो रिसर्च टेक्निक्स हैं उनको रिफाइन करना, उसमें कुछ चेंजेस लाना ताकि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके, क्या ये एक मेजर गोल हो सकता है? तो ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि जो रिसर्च टेक्निक्स है उनमें सुधार लाया जाना चाहिए ताकि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड स्टैंड्स रिजेक्टेड बाय। देखिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड को कौन सी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा रिजेक्ट किया गया है? फंक्शनल स्कूल, बिहेवियरिस्ट, साइको एनालिसिस्ट या गेस्टाल्ट स्कूल।
तो देखिए इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अंतर्दर्शन विधि, अपने खुद के दर्शन करना, अपने अंदर झांक कर देखना, इसका मतलब होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी कि व्यक्ति इसमें इस विधि में अपने आप को खुद ऑब्जर्व करता है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड को रिजेक्ट किया गया बिहेवियरिस्ट। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड की बात हम कहाँ करते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म में इसको हमने पढ़ा है, यानी कि संरचनावाद में विल्हेम वुंड और ईवी टिचनर के द्वारा इस मेथड का प्रयोग किया गया है, बेसिकली मन की संरचना को समझने के लिए। तो जो व्यवहारवादी हैं वो क्या कहते हैं कि भाई जो मन की संरचना है, जो माइंड का स्ट्रक्चर है, उसको समझने की बजाय जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जो दिखाई दे रहा है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने न केवल स्ट्रक्चरलिज्म को रिजेक्ट किया बल्कि इन्होंने फंक्शनल स्कूल को भी रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद। देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी किससे कंसर्न है, लर्नर से, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी इन सभी से कंसर्न रखती है, यानी कि लर्नर से भी, लर्निंग प्रोसेस से भी, लर्निंग सिचुएशन से भी। एक तरह से स्कोप की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दिस। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the following is primary concern to educational psychologist। यानी कि जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है उनका प्राइमरी कंसर्न क्या रहेगा इनमें से, द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी कि जो परिकल्पना है उनका निर्माण करना, इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को डिस्कवर करना। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल इंसाइट्स इनटू द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द टीचिंग आर्ट, यानी कि जो शिक्षण कला के प्रिंसिपल्स हैं उनमें प्रोफेशनल इंसाइट्स को डेवलप करना। और इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ टीचिंग प्रोसीजर ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, या इस तरह की टीचिंग प्रोसीजर्स को डिस्कवर करना जिसके द्वारा इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस लाई जा सके, यानी कि इस फील्ड में एजुकेशन के फील्ड में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। तो मेन कंसर्न क्या रहेगा भाई, इस तरह की टीचिंग प्रक्रियाओं यानी कि टीचिंग प्रोसीजर्स को डिस्कवर करना जिसके द्वारा इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल्स टू डिटरमाइन देयर इफेक्ट ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिटरमाइन करने के लिए जब हम कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो कौन सा मेथड होता है। तो मैनिपुलेशन की बात हम किसमें करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, सर्वे रिसर्च या केस स्टडी रिसर्च। तो देखिए मैनिपुलेशन जब किया जाता है दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच, ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल की बात यहाँ पर आई है, ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट रहेगा उसको जांचने के लिए। तो कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर विदाउट मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। देखिए साइकोलॉजी का वो कौन सा मेथड है जिसमें किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड किया जाता है बिना किसी मैनिपुलेशन के, यानी कि वेरिएबल्स में किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जाता, कोई चेंजेस नहीं किया जाता, ठीक है। तो कौन सा मेथड होगा, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, सर्वे या ऑब्जर्वेशनल। तो किसमें करेंगे हम, ऑब्जर्वेशनल, यानी कि जो अवलोकनात्मक विधि है उसमें हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करते हैं बिना किसी मैनिपुलेशन। तो दोस्तों ये था एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के जितने भी सब टॉपिक्स थे वो हम कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ठीक है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, कमेंट कुछ पूछना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।